नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। और इस हफ्ते हम आ पहुंचे हैं रोहतक संसदीय क्षेत्र का जायजा लेने। क्या है इस संसदीय सीट के मुद्दे और क्या है यहां से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रिपोर्ट कार्ड। तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यानी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रोहतक संसदीय क्षेत्र में यानी उसकी प्रोफाइल जो है वो क्या कहती है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पिछले 17 लोकसभा चुनावों में रोहतक के मतदाताओं ने 9 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार को अपना प्रतिनिधि चुना है। देश के पहले लोकसभा चुनावों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह हुड्डा को यहां से विजय हासिल हुई। साल 1957 में हुए दूसरे लोकसभा चुनावों में भी जीत रणबीर सिंह हुड्डा को ही मिली। साल 1999 के चुनाव को अगर छोड़ दें तो 1991 से ये सीट हुड्डा परिवार के पास रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से 4 बार और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा 3 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में रोहतक और झज्जर जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र आते हैं और रेवाड़ी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र आता है। महम, गढ़ी सांपला किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी और कोसली सहित कुल 9 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा क्षेत्र का भाग हैं। बात अगर मतदाताओं की जाए तो रोहतक एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां जाट मतदाताओं का प्रभुत्व निर्विवाद रूप से स्थापित है। कुल 12,73,118 मतदाताओं में से जाट मतदाताओं की संख्या 6 लाख से भी ज्यादा है। यही वजह है कि सभी पिछले चुनावों में जीत जाट उम्मीदवार को ही मिली है। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या यहाँ करीब 1.5 लाख और बनिया, ब्राह्मण और पंजाबी मतदाताओं की संयुक्त संख्या 2 लाख के आसपास है। पूर्व सैनिकों की संख्या भी इस लोकसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा है। फिलहाल रोहतक के अंतर्गत आने वाले 9 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 कांग्रेस और 4 भाजपा के कब्जे में हैं। तो ये थी रोहतक संसदीय क्षेत्र की बात, यानी उसका प्रोफाइल क्या कहता है, इस बारे में हमने आपको बताया। और अब हम बात करेंगे रोहतक संसदीय क्षेत्र से जो सांसद हैं यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। उन्होंने कितने विकास के काम करवाए, स्थानीय जनता उनके बारे में क्या मत रखती है, ये जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। तो हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, वो सब आपको दिखाएंगे। और साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि उनकी रिपोर्ट कार्ड यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 सालों के दौरान कैसी रही। आइए देखते हैं। साल 2014 में शक्तिशाली मोदी लहर के बीच रोहतक ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां कांग्रेस अपनी सांस बचा पाई थी। दीपेंद्र हुड्डा लगातार तीसरी बार यहां से सांसद चुने गए थे। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा के उम्मीदवार और मौजूदा खट्टर सरकार में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को 1,70,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी। हालांकि इन चुनावों के कुछ महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा इस क्षेत्र में 4 सीट जीतने में सफल रही थी। रोहतक सीट भले ही हुड्डा खानदान के लिए एक अभेद दुर्ग की तरह रही है, लेकिन इस बार चुनौती काफी कड़ी है। भाजपा ने न केवल हाल ही में जहां मेयर का चुनाव जीता है, बल्कि साथ लगते जाट बहुल जींद उपचुनाव में भी प्रभावशाली जीत हासिल की है। इन हालातों के बीच दीपेंद्र हुड्डा के लिए यहां लगातार चौथी बार जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, जितना विरोध और क्षेत्रों में होगा पूरे देश में भी और प्रदेश में भी, उतना दीपेंद्र हुड्डा के अपने व्यक्तित्व के कारण इतना विरोध है नहीं। हो सकता है लोग वोट ना दें या कम दें, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कोई खलनायक वाली छवि नहीं है। उन्होंने काम किया है यहाँ और उनका व्यक्तित्व अपना ऐसा है कि लोग उसके प्रशंसक हैं। भाजपा के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जाट और गैर जाट मतदाताओं का ध्रुवीकरण भी दीपेंद्र को महंगा पड़ सकता है। दीपेंद्र हालांकि दावा कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान रोहतक ने अभूतपूर्व प्रगति की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और एम्स जैसे संस्थान उन्हीं के कार्यकाल में यहां स्थापित हुए हैं। लेकिन इस बार दीपेंद्र के विरोधी लगातार मुखर हो रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सांसद उनकी आशाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। मेयर चुनाव में जाट बहुल क्षेत्रों में भी कांग्रेस के वोट की गिरावट दीपेंद्र के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस का जनाधार खिसक रहा है।
इन हालातों में क्या दीपेंद्र फिर लोकसभा पहुंच पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा की कार्यप्रणाली यानी उनके जो कार्यकाल के दौरान उन्होंने काम किए उस पर चर्चा की। और अब हम बात करेंगे उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ के जो युवा हैं उनसे। हम रोहतक के एमडीयू गए, वहाँ पर हमने वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो छात्र हैं, उनसे बात की और उनसे इस संसदीय क्षेत्र के मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश की, यहाँ के नेताओं के बारे में जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं युवाओं का इस बारे में क्या कहना है। आज का युवा रोहतक संसदीय क्षेत्र में जितने भी युवा हैं, क्या सोच रहा है कि उनके लिए कितना काम पिछले 5 सालों के दौरान यहाँ पर हुआ है? हम जो आज का युवा है, स्टूडेंट्स को आप ये लगा सकते हो सिर्फ जो शिक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स आगे गए हैं, वैसे जो बेरोजगार स्टूडेंट्स की आबादी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है इस चीज़ में। तो अच्छा। क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं जो हमारा लोकसभा क्षेत्र रोहतक है, उसमें अगर आप किसी भी पार्टी को कोई भी स्टैंड कर ले, मैं तो ये कहूँगा जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे शहर के लिए, रोहतक के लिए, झज्जर के लिए, सोनीपत के लिए, पूरे हरियाणा के लिए बोल सकता हूँ मैं तो इस बात के लिए कि हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैडम बीजेपी तो देखो तानाशाहों की सरकार है। अच्छा। हमारे हरियाणा में विकास का मतलब है भूपेंद्र सिंह। आप तानाशाहों की सरकार बोल के एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि तानाशाह क्यों कह रहे हैं आप। तो जो अपनी मांगों को लेके स्टूडेंट्स चाहे 10 दिन 20 दिन सड़ जाएं, उन्हें कुछ मानने की उनको कुछ होता नहीं, ऊपर से वीसी पे दबाव बनाया जाता है। मतलब ये बीजेपी वाले हमेशा से ही वो करते हैं कि जो पहले मतलब भर्तियां थी उनको कैंसिल करके उनमें अपने री रूल जोड़े गए इन्होंने। मतलब कि जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब में है 5 नंबर, मतलब जिसके नहीं है उनको 5 नंबर दे दिए गए हैं, और जिसके हैं उसको 5 नंबर कम। 5-5 नंबर का फर्क ही बहुत ज़्यादा हो जाता है आगे पीछे। कि बीजेपी की सरकार ने हम युवाओं को, छात्रों को, और युवाओं छात्रों को ही नहीं, हरियाणा के, देश के हर उस वर्ग को हैं जो एक अच्छी मतलब सोच के वो हैं, उनको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर, गीता के नाम पर, गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर, सरस्वती के नाम पर वोट लिया, बरगलाया झूठा और झूठे सपने दिखाए। मगर एक भी वो काम जो किसी युवा के हित में हो, एक भी वो काम जो युवा के किसी हित में हो, छात्र के हित में हो, अगर कोई सच्चे राष्ट्रवादी अगर ये हों तो इन्होंने राष्ट्रवाद का ढोंग नहीं करना पड़े। ये झूठे राष्ट्रवादी हैं, ये ढोंगी लोग हैं। इस सरकार ने युवाओं की तरफ, वृद्धों की तरफ, हमारी जो बहन बेटियां उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे। जो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा हम वो उसको देंगे, जो किसान का, मेरे गरीब मजदूर की आवाज़ को संसद में उठाने का काम करेगा। और इस समय हरियाणा में इकलौता सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला है जिसने हरियाणा के किसान का, मेरे गरीब नौजवान मजदूर की आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम किया। मैडम किसी भी पार्टी के पास रोहतक में कैंडिडेट नहीं है, सब है ना अपने अपने हाथ जोड़ रहे, भाई हमारी टिकट ले लो, हमारी टिकट ले लो। अगर ऐसा ही है मैडम, 15 तारीख नजदीक आने लग रही है, नॉमिनेशन डेट नजदीक आने लग रही है, तो हमने अपने कैंडिडेट उतार मैडम दीपेंद्र हुड्डा के सामने कैंडिडेट उतारने का किसी के पास कैंडिडेट नहीं है दीपेंद्र हुड्डा के सामने। बात बताइए, जो ये नुकवा है हमारा दुष्यंत, हमारा देवीलाल, चलो देवीलाल जी की हम भी इज्जत करें हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, पर एक बात हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते मैडम जी, पर जो परिवार का नहीं हो किसका होगा मैडम जी? हम तो सिर्फ एक कहना चाहते हैं, पर्सनल अटैक्स नहीं, पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए, पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, युवाओं का जो मुद्दा है वो ये है कि कहीं न कहीं बेरोजगारी जो है इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर और इस बार भी ये वोट यानी मतदान जो है वो जरूर करेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रोहतक संसदीय क्षेत्र से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट यूं ही जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पॉटलाइट हरियाणा में, और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं रोहतक लोकसभा सीट की। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको रोहतक संसदीय क्षेत्र के मुद्दे दिखाए, यहाँ के सांसद की रिपोर्ट का दिखाई, छात्र क्या कह रहे हैं इस बारे में वो भी आपको दिखाया, आपसे अवगत कराया। लेकिन ब्रेक के इस पार उन्हीं मुद्दों के साथ हम आपको दिखाते हैं कि हमने अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि उन मुद्दों पर इनका क्या कहना है। आइए देखते हैं अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि क्या पक्ष रख रहे हैं। अजय बंसल जी, माना जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है रोहतक संसदीय क्षेत्र जो है, ऐसे में आप इस चुनाव में क्या चुनौती महसूस कर रहे हैं? बीजेपी की क्या चुनौती रहेगी? हम
4.5 साल से विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। लोकसभा में हमारे अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। चुनौती की जहाँ तक बात है, हम अपने विकास के माध्यम से जो हमने 4.5 साल में हरियाणा में जो डेवलपमेंट की है, उनके ऊपर हम जाएंगे और निश्चित तौर पर हम रोहतक लोकसभा की सीट को हम जीतेंगे। जी, जहाँ तक हम कांग्रेस की अगर बात करें या INLD या JJP जो नई बनी पार्टी है उसकी भी बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि रोहतक में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि विकास का काम बीजेपी की ओर से इस 5 सालों में किया ही नहीं गया है। देखिए मैडम, क्या है कि हरियाणा में हमारी मनोहर लाल जी सरकार ने समान विकास के साथ कार्य को किया है। 90 की 90 विधानसभाओं में कार्य को एक मानते हुए किया है। ये नहीं कि एक शहर में किया, एक शहर में नहीं किया। जहाँ तक रोहतक में डेवलपमेंट की बात है, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि हमने हमारी सरकार ने रोहतक में किए हैं। रोहतक में क्या, पूरे हरियाणा में ही किए हैं। जैसे महिला थाने हैं पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में महिला थाना हम लोगों ने यहाँ पे खोले। चलिए, इसके बाद जो सबसे प्रमुख सवाल उठता है वो ये है कि 2016 में जो भी हुआ रोहतक में वो वाकई बेहद दुखद था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उस घटना का असर इस लोकसभा चुनाव पर बीजेपी पर पड़ सकता है? मैडम, जो ये 2016 में जो घटना हुई वो बड़ी दुखद घटना है। उसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा लोगों के मन में क्या है क्या नहीं। नई बनी पार्टी का इस तरह से कॉन्फिडेंट होना, जनता कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि नई पार्टी पे भरोसा जताना जनता के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है? ऐसी कौन सी बात आप में वो देखे कि वो आपको वोट करे? क्या कहेंगे? 67% वोटर्स हैं वो यूथ थे और इतनी ज़्यादा संख्या में युवा वोटर्स हैं और सबसे ज़्यादा जो युवा हैं वो दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी के कुशल नेतृत्व और युवा नेतृत्व में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के समय से लेकर और दुष्यंत चौटाला जी के जो राजनीतिक पारी शुरू हुई थी, तो आप देख सकते हैं, इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवाओं का ज़्यादा रुझान जो है वो जननायक जनता पार्टी की तरफ है। और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है, उससे भी 4.5 लाख रजिस्टर्ड मेंबर हैं हमारे, जो वॉलंटियर के रूप में इलेक्शन में भूमिका निभाएंगे। न केवल अपनी वोट डालेंगे बल्कि अपने परिवार के, अपने यार दोस्तों की, सगे संबंधियों की वोट भी डलवाने का काम करेंगे और एक वॉलंटियर के रूप में बूथ से लेकर हर जगह हर नुक्कड़ में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब परिणाम आएंगे तो हरियाणा प्रदेश की तमाम 10 की 10 सीटें चौधरी देवीलाल जी के समय की तरह ही दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हम जीतने का काम करेंगे। ठीक है, दुष्यंत चौटाला या फिर दिग्विजय चौटाला, दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो पुरानी पार्टी थी INLD, उनके या फिर अपने परिवार के नहीं हुए, वो जनता के क्या होंगे? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने परिवार के नहीं हुए? दुष्यंत चौटाला जी या दिग्विजय चौटाला जी या विधायिका नैना सिंह चौटाला जी या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके मुख से निकला हुआ एक भी शब्द ऐसा बता दीजिए जो उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ बोला हो, अपने दादाजी के अगेंस्ट बोला हो। वो कभी भी अपने परिवार की तो छोड़िए, किसी अन्य राजनेता के खिलाफ भी किसी इस तरह की छोटी टिप्पणियां नहीं करते और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें चौधरी देवीलाल जी से और उनके परिवार से वो संस्कार मिले हैं और उनको वो लगातार उनका अनुसरण करेंगे और भविष्य में भी इस तरह की कोई टिप्पणी वो नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। रोहतक लोकसभा सीट में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको प्रमुख तौर पर आप उठाना चाहेंगे? रोहतक लोकसभा की मैं बात करूं तो रोहतक लोकसभा में आप लगातार ये मानकर चलें कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी यहाँ से सांसद रहे थे और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद रहे लगातार कई बार, उसके बाद इनके बेटे यहाँ से लगातार कई बार सांसद हैं, परंतु काफ़ी ज़्यादा ऐसी समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं जो यहाँ पूरे नहीं हुए। सबसे पहला मुद्दा महिला सुरक्षा का है, जो कि यहाँ रोहतक में एक समय ऐसा भी था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और रोहतक में 2 स्कूल की लड़कियों ने सुसाइड किया था छेड़छाड़ से तंग आकर, और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि रोहतक के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। आप एक दिन ऐसा नहीं बता सकते कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियाँ ना उड़ती हों, यहाँ सरेआम हत्याएँ भी होती हैं। और जहाँ हम शिक्षा की बात करें तो गुणवत्तापरक शिक्षा, जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसका अभाव है। रोजगार का मुद्दा तो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी न उठाया है और न भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी उठाया,
जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो कानून व्यवस्था और बेरोजगारी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंचकुला का जिलाध्यक्ष जो है जेजेपी का, उसने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी भी शामिल हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मेला है, आते भी रहेंगे और जाते भी मतलब एक पार्टी बनती है, अभी खड़ी हो रही है और जिलाध्यक्ष निकल जाता है। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ, युवाओं की जननायक जनता पार्टी में कोई कमी नहीं है। 4.5 लाख रजिस्टर्ड मेंबर तो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास है और हम दोबारा से मेंबरशिप शुरू कर रहे हैं। हम 10 लाख का आंकड़ा छुएंगे नहीं। आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, अभी एक पूर्व विधायक भी जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। शायद एक युवा अध्यक्ष से ज़्यादा तो पूर्व विधायक बड़े नेता हुए। अभी की मैं लेटेस्ट जो है सूचना आपको बता रहा हूँ, एक पूर्व विधायक भी शामिल हुए हैं और आने वाले समय में और बड़े बड़े नेता जननायक जनता पार्टी में आएंगे। आस्था चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को जो फॉलो करते हैं वो हमारे साथ आएंगे और जरूर हम चौधरी देवीलाल जी के सपनों का हरियाणा बनाने में सफल होंगे। इनेलो अभी भी आपको कितनी मजबूत दिख रही है? क्योंकि पीछे इतना कुछ हो गया कि पार्टी का जो अस्तित्व है उस पर ही सवालिया निशान खड़े हो गए। नहीं, अभी कौन सी बात आ गई किसी जो पीछे जो भी पार्टी का जो एक विघटन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो छोटी छोटी प्रक्रियाएं राजनीति की होती हैं, चलती रहती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। ये कुछ साथी विचलित हो गए, वापस आ चुके, कुछ बचे हुए वो पूरा वापस आ जाएंगे। जब इलेक्शन नजदीक आता है ना, तो ऐसी प्रक्रियाएं राजनीति में हर पार्टी में चलती हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। हमारी भी ये हो गई, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल पार्टी मजबूती से खड़ी है और मजबूती से हमारे कार्यकर्ता फील्ड में उतर के लोकसभा का जो इलेक्शन आया हुआ है उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हम झज्जर से आए हैं, वहाँ पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए थे। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 9 के 9 हलकों के वहाँ पे मेन आदमी, मेन कार्यकर्ता आए थे। वहाँ बैठकर अपने अपनी सारी की सारी तैयारियाँ की, स्ट्रेटजी पूरी की पूरी बनाई है। जल्द ही कैंडिडेट को उतार दिया जाएगा और जनता के बीच में 24 घंटे रहने वाली पार्टी, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली पार्टी अगर भारत में कोई है, चौधरी देवलाल जी के द्वारा लगा हुआ ये एक वर्क्स अब आज वट वर्क्स बन चुका है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सानिध्य में हर बार यही बातें आती हैं कि इनेलो पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसका एक खास कारण है, मैं आपको बताऊं, किसी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में नेता तैयार होते हैं और दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत जाते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं इशारा हमारी पार्टी छोड़ के कुछ लोग गए हैं जी। जैसे पीछे से हमारे गंगवा जी थे, हमने राज्यसभा से MP बनाया उन भाई को, MLA वो बने। फिर एक रावत साहब थे, केर सिंह रावत जी, उससे पहले भी गए। आप जो मेरे से पूछना चाहते हो उन बच्चों के बारे में, वो हमारा एक अंश है, एक अंग है। विचलित हैं, लाइन पे आ जाएंगे, ना भी होंगे तो पहले चौधरी रणजीत सिंह जी भी गए थे, आज वो हाशिए पे है, तो हाशिए पे चले जाएंगे। ये तो एक सोच है। चौधरी देवलाल जी के नीतियों को आगे बढ़ाना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू किया और पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में आज वही उनका संचालन करे, वही उनको आगे बढ़ाते हैं। नाम लेने वाले तो बहुत आते हैं, और भी कई बच्चे बीजेपी में गए हुए हैं। ये हैं, कोई अलग पार्टी बना ली। मैंने आज ये सुना था, कभी कांग्रेस के दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन ये तो एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं द्वारा सुसज्जित पार्टी है, और जो कार्यकर्ताओं बेस्ड पार्टी होती है वो कभी ना तो विचलित होती, ना ट्रैक से हटती। राजनीति परिस्थितियों का खेल है, संभावनाएं बनी रहती हैं। परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी, अब हल्का सा प्रतिकूल हो गई थी। लेकिन 1 मार्च को हमने जो हांसी के अंदर रैली की, पूरा भारत का वहाँ मीडिया था, हरियाणा प्रदेश का मीडिया था, हो सकता हमारे प्यारा चैनल PTC भी वहाँ पे उन्होंने भी देखा था। कितनी ताकतवर थी वो रैली, कितनी बढ़िया थी वो रैली। ओरिजिनल बिल्कुल एक आदमी मन से बैठा हुआ था जब तक रैली खत्म नहीं हुई, और ये वहाँ से वो प्रण लेके चला था कि जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता के प्रति जागरूक है, जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी, उनको निभा के जनता जनार्दन का काम करें। कांग्रेस का हमेशा से ये गढ़ माना जाता रहा है, क्या अभी भी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही गढ़ है। ये महत्वपूर्ण और जो ज़्यादा बातें कर रहा है ना, विपक्ष बातें कर रहा है। विपक्ष के बाद आज देखो कि नॉमिनेशन की नोटिफिकेशन की डेट नज़दीक आ रही है, अभी तक विपक्ष को कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ डाली है, दीपेंद्र को हराना है, दीपेंद्र को हराना है। कैंडिडेट मिल नहीं रहा, दीपेंद्र को हराना है। दीपेंद्र को यहाँ से नहीं हरा सकते। दीपेंद्र का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा कमेंडेबल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है कि उसके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और ऐसे और बहुत सारे लोग थे जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं।
कुलदीप बिश्नोई के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, मैं अपना अजय और अभय के पिताजी मुख्यमंत्री रहे, पर एक सांसद के रूप में जो उन्होंने कार्य किया उसको लोग बहुत याद करते हैं। 10 साल के अंदर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट, रोहतक सिटी का एक पावरफुल सिटी बनाना, 36 विकसित देशों शहरों के अंदर रोहतक का नाम आना, रोहतक के अंदर एक एजुकेशन हब बनना, रोहतक एक इंडस्ट्रियल टाउन बनना, और साथ में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एम्स को लेके आना, फुटवेयर डिज़ाइन को लेके आना, और भी और काफ़ी उपलब्धियां इस बात के लिए। ये रोहतक के अंदर हम आज के दिन में कल्पना करते हैं IIM की, जो बहुत बड़ा संस्थान है, जिसका बड़े बड़े शहरों में जो कलकत्ता, जमशेदपुर और अहमदाबाद में ऐसे ऐसे संस्थान स्थित है, वो संस्थान रोहतक के अंदर भी है। आपने उपलब्धियों की इतनी बात कर ली। मेरा पक्ष ये है कि विपक्ष जो है, खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करें, वो तो ये कह रही है रोहतक को बिगाड़ के कांग्रेस पार्टी ने रख दिया इतने सालों से। है कि जिस शहर को इतने चाव से बनाया हो, जिसकी डेवलपमेंट की हो, जिसको 6 लेन एक पेरीफेरी से जोड़ा हो और शहर इतना सुंदर बनाया हो, उस शहर का कोई नुकसान करना दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या उसका परिवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं समझ गया आपका इशारा किधर था, आपका इशारा आरक्षण की तरफ था, पर इस आरक्षण में और जो रोहतक के अंदर फरवरी 2016 के अंदर जो मंजर हुआ, उसमें मैं ये दावे से कह सकता हूँ विद ऑल माई कन्विक्शंस एंड माई ऑल कॉन्फिडेंस कि ना तो इसमें कोई दीपेंद्र का हाथ था, ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ था। अगर ऐसी कोई बात होती तो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट, लेकिन हुड्डा का नाम बार बार आ रहा है आपके सामने। ऐसे है मैम बेशारी जी, नाम लेना बड़ा आसान है, पर उसका कोई सबूत तो दो। प्रकाश सिंह कमेटी आपने एक कमीशन मुकर्रर किया, उस कमीशन के पन्ने पढ़ो तो सही, उस पन्नों में क्या लिखा हुआ है। उस पन्नों के अंदर अगर उन्होंने इंडिक्ट किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंडिक्ट किया है, और साथ में मुख्यमंत्री के ऑफिस को इंडिक्ट किया है, IG को, SP को, सभी को इंडिक्ट किया। उस समय कहीं भी एक लाइन भी नहीं रखी कि यहाँ पर जो दंगे हुए उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा या किसी भी कांग्रेसी नेता का हाथ था। तो आपका कहना ये है कि हुड्डा का नाम या किसी दूसरे कांग्रेसी नेता का नाम क्या जानबूझ के बदनाम करने के लिए लिया जा रहा है, बिना किसी ठोस तथ्य के? बिल्कुल बदनाम किया जा रहा है। जब ये आरक्षण का मूवमेंट चल रहा था, आप कोई भी बयान दिखा दीजिए कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये एजिटेशन चल रहा था, जो यशपाल मलिक ने एजिटेशन चलाया हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी इस आरक्षण के बारे में और इनकी एजिटेशन के बारे में एक भी बयान दिया हो, दीपेंद्र ने भी कभी कोई बयान दिया हो। तो ये थी रोहतक संसदीय क्षेत्र से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते एक और संसदीय क्षेत्र के मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।